जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। देखिए, ये क्लास है सीटेट 2023 के लिए, जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। और इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसका एक चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए, ये चैप्टर हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो होते हैं, ठीक है, जीव जंतु, उनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। जैसे कि कुछ जानवर हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और वनस्पतियाँ जो हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अगस्त में। और इसके अलावा जो लोग आगे सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आगे भी आपको ये आगे की एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी, जो अगला सीटेट होगा, इसके अलावा जो सीटेट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये एनसीईआरटी है, मेन एनसीईआरटी, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के नाम पे कुछ दूसरी किताबों के कुछ चीज़ें उठा ली गई हों और यहाँ पर पढ़ाया जा रहा हो। ये ऐसा नहीं है, ये एनसीईआरटी है। अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो 6वां नंबर चैप्टर आप खोल भी सकते हैं। 7th क्लास की जो ज्योग्राफी की है एनसीईआरटी, उसको आप खोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या होता है, शुरुआत में कुछ छोटी सी कहानी जैसी दी होती है। तो वो कहानी ऐसे मनोरंजन के लिए नहीं दी होती, उसमें कुछ ना कुछ जानकारी छिपी होती है। जैसे इस कहानी को आप पढ़ेंगे, देखिए कहानी है कि जो सलीमा है वो अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक बच्ची है कोई सलीमा, वो ग्रीष्म शिविर में अपने सहपाठियों के साथ कहाँ गई, मनाली। ठीक है, उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूप को देखकर कितनी हैरान थी। गिरिपाद में स्थित साल सागवन के घने वन, ठीक है, साल सागवन के वन कहाँ होते हैं, गिरिपाद में। ये हिमालय की तरफ की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है गिरिपाद में, हिमालय के गिरिपाद में जो है साल सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो रहे थे। तो अब यहाँ से क्या समझने वाली चीज़ है कि जो साल और सागवन के वन होते हैं, ठीक है, साल और सागवन के वन होते हैं, वो हिमालय के गिरिपाद में होते हैं। गिरिपाद मतलब जैसे ये हिमालय है तो उसके यहाँ नीचे साइड में। ठीक है, ये कहने का मतलब है। आगे देखिए, पर्वत की ढलानों पर पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियाँ, ठीक है, पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियाँ तथा शंखाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। मतलब किसी पर्वत है तो इसकी ढलान पर ये ढलान है, ये यहाँ पर इस जगह पर ऐसे ढलान, जब नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो ये आपके लिए ढलान ही तो पड़ेगा। ठीक है, ये चढ़ाई, जो चढ़ाई पड़ेगी। ठीक है, अब ऊपर से नीचे आएंगे तो ढलान होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो चढ़ाई होगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब आप पर्वत पर चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर पतली नुकीली पत्तियाँ और शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि शंक्वाकार वृक्ष थे। किसको, उस बच्ची को पता चला कि ये शंक्वाकार वृक्ष थे, लंबे शंक्वाकार वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। किस कलर के फूल थे, लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वो कौन थे फूल, कौन से फूल थे, वो थे रोडोडेंड्रॉन के। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रोडोडेंड्रॉन कहाँ मिलेगा। अगर सीटेट में क्वेश्चन आ जाए कि रोडोडेंड्रॉन कहाँ मिलेगा, 4 ऑप्शन दे दें, दक्षिण भारत में, ठीक है, हिमालय में, उत्तर भारत में, या फिर उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो है ये हिमालय में आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे, हिमालय पे चढ़ेंगे पर्वत पर, ठीक है, जैसे उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के आसपास, तो वहाँ पर आपको ये जो पेड़ हैं देखने को मिलेंगे। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन के, इस पेड़ को, मतलब इस जो वृक्ष है इसका नाम अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ़ से ढकी है। क्या है कि मनाली से आगे रोहतांग दर्रा, अब रोहतांग दर्रा जो है आप एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, ज़रा सा लिख लेना रोहतांग दर्रा के बारे में।
आगे देखिए, सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो स्थल की ऊंचाई है, ठीक है, स्थल की ऊंचाई होती है एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे स्थल की ऊंचाई में परिवर्तन होगा वनस्पति में परिवर्तन होगा। मतलब कि स्थल की ऊंचाई बढ़ेगी तो अगर इस ऊंचाई बढ़ रही है तो इस तरह के वन मिलेंगे। किस तरह के? पतली नुकीली पत्तियां और शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष मिलना शुरू हो जाएंगे जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे। ठीक है, तो पतली नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष मिल जाएंगे, शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष मिल जाएंगे। अगर नीचे आएंगे, ठीक है ना, अगर स्थल में आएंगे तो यहाँ पर साल सागौन जैसे वन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता एक दूसरे पर निर्भर होती है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। कि अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो वनस्पति में परिवर्तन होगा, अगर ऊंचाई कम हो रही है तो वनस्पति में परिवर्तन होगा। ठीक। देखिए, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ऊंचाई में परिवर्तन होता है जलवायु में परिवर्तन होता है। अब जैसे ये हिमालय के जो गिरिपाद है वहाँ पर अलग टेम्परेचर होगा। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ने लगेंगे वो टेम्परेचर में परिवर्तन होने लगेगा। ठीक है, तापमान में परिवर्तन होने लगेगा। तो तापमान में परिवर्तन हो रहा है मतलब वहाँ पे जलवायु में भी परिवर्तन होगा। नीचे की जलवायु अलग होती है, ऊपर की जलवायु अलग होती है। तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन सीटेट में पूछ ले कि ऊंचाई के परिवर्तन के साथ निम्न में से किस में परिवर्तन होगा, जलवायु में, तापमान में, ठीक है, वर्षा में या फिर मृदा में, तो आप जलवायु में टिक करिएगा। ठीक है, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इसके कारण क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होता है। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिखाया भी गया कि प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आया। मतलब कि नीचे जब थी ये बच्ची तो इसको साल सागौन के वृक्ष दिख रहे थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ना शुरू किया इसने, इसको क्या है, पतली नुकीली पत्तियाँ, शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे, रोडोडेंड्रॉन जैसे वृक्ष इसको दिखने लगे। ठीक है, आगे देखिए, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तो वनस्पति की जो वृद्धि होती है वो किस पे? तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वनस्पति की जो वृद्धि है वो किस पर निर्भर करती है? तापमान एवं नमी पर। इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। मतलब अगर ढलान है तो वहाँ पर अलग तरह के वृक्ष होंगे। अब देखिए, छोटा सा एग्जांपल अगर देखा होगा आपने, ढलान वाले जो खेत होते हैं उनमें जो है हर तरह की फसल जैसे धान गेहूँ ये सब नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि धान के लिए पानी रिक्वायरमेंट होता है और ढलान वाले खेत में आप पानी रोक नहीं सकते, तो वहाँ पानी बह जाएगा। तो वहाँ पर इसे देखा होगा कि चाय की बागान लगाए जाते हैं सीढ़ीदार खेत बना करके। तो मतलब कि अगर इसी तरह बिल्कुल हिमालय भी है, जो साल सागौन के वृक्ष आपको नीचे मिल रहे हैं वो आपको ढलान पे नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी अलग रिक्वायरमेंट है और जो शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष हैं उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से अलग अलग होते हैं। मतलब कि यहाँ पर मिट्टी में भी परिवर्तन होता है, जो परत होती है उसकी मोटाई में परिवर्तन होता है, तो वनस्पति में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर ढाल में परिवर्तन हुआ, मिट्टी की परत की मोटाई में परिवर्तन हुआ तो वनस्पति में परिवर्तन होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे 3 जो प्राकृतिक वनस्पति है एनसीईआरटी में बोला गया है कि 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 मुख्य श्रेणियाँ हैं? पहला तो वन है। ठीक है, पहला तो वन है, दूसरा है, एक मिनट, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, 3 कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। इनमें जो है प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, वन क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि वन क्या होता है। सबसे पहले देखिए वन क्या होता है। देखिए, जो जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। मतलब कि तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में जो वृक्ष उगते हैं, ठीक है, वो
वनों का निर्माण करते हैं। एक तरह से आप ये समझिए कि जो तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं वो वनों का निर्माण करते हैं, वो वृक्ष। और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा वर्षा वाली एरिया है वहाँ पर क्या होंगे, घने वन होंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहाँ पर घने वन होंगे। और ऐसा स्थल जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर होती है, तो वहाँ पर अलग तरह के वृक्ष होंगे और वो घने नहीं होंगे, मतलब बहुत दूर दूर होंगे। जैसे कि अगर आप इंडिया के मैप पे देखो तो उत्तर पूर्व में, ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, इस तरफ असम वाले रीजन में आपको जो है थोड़ा सदाबहार वन के जैसे वृक्ष मिलेंगे। लेकिन अगर आप रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ पर आपको कंटीली झाड़ियाँ मिलेंगी और बहुत दूर दूर मिलेंगी। कि एक झाड़ी यहाँ है तो एक झाड़ी 100 मीटर दूर है, फिर 300 मीटर दूर है, तो बहुत दूर दूर आपको वहाँ पे वृक्ष छोटे छोटे दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और यहाँ पर 200 प्लस सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो तापमान है और वर्षा, ये वृक्ष घने होंगे या विरल होंगे, इस पे डिपेंड करता है। मतलब कि वृक्ष घने होंगे या विरल होंगे, ये सब टेम्परेचर और बारिश पे डिपेंड करता है। आगे देखिए घास स्थल क्या होता है, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर मीडियम बारिश होती है, ठीक है, मध्यम, बहुत ज़्यादा ना कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर घास स्थल उगते हैं। कंटीली झाड़ियाँ क्या होता है, कंटीली झाड़ियाँ मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पर, केवल शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, केवल शुष्क क्षेत्रों में। घास स्थल क्या होता है, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में। और वन क्या होते हैं, तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। अब आगे देखिए, फिर उसी कहानी को जो है कंटिन्यू किया गया है और बताया गया कि सलीमा हिमालय की यात्रा पर अपना हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पति के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुआकारी वन, रेगिस्तान में कंटीली झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में अनेक जानकारियाँ दी। जो सलीमा है वो समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। और लगभग क्या कह रही है, लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक वनस्पति का जो बदलाव है उसका एक मेन रीज़न क्या है, ठीक है, जो प्राकृतिक वनस्पति में अगर बदलाव हो रहा है कहीं पर तो उसका एक कारण आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, जलवायु का बदलाव। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मतलब जलवायु का बदलाव। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण, वहाँ वास करने वाले वन्यजीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है वनों के बारे में। ठीक है, वन कितने तरह के हैं यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, फिर आगे आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर ठीक है शीतोष्ण सदाबहार वन, फिर आगे देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, फिर शंकुधारी वन, फिर उसके बाद घास स्थल आ जाएगा, फिर आगे जो है यहाँ पर कटीली झाड़ियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अब देखिए सबसे पहले हम लोग वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया होता है इधर। ठीक है, कुछ फैक्ट दिया होता है। क्या कह रहे हैं कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह हैं प्रतीत होते। बता सकते हैं क्यों। ठीक है, तो ब्राज़ील का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है इतने विशाल हैं कि इनको पृथ्वी के फेफड़े की तरह, अगर पूछा जाए पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है उनको कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बताया गया है कि इनको क्या बोलते हैं, वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है, वर्षा वन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो इसकी दूसरी खास विशेषता क्या है, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो सदाबहार वन जहाँ पे होंगे वहाँ पर क्या होगी, अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। इसी वजह से वहाँ पर सदाबहार वन है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती। तो ये जो पेड़ होते हैं ये अपनी पत्तियों को पूरी तरह से नहीं झड़ने देते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मौसम शुष्क नहीं होता, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान, एक सेकेंड, काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। मतलब ये इतने घने वृक्ष होते हैं कि दिन के समय जो सूर्य का प्रकाश है वो जो है अंदर नहीं पहुंच पाता। मतलब इतने घने होते हैं ऊपर कि सूर्य का प्रकाश जब आता है तो वो इनकी पत्तियों या इनकी टहनियों के आसपास ही रहता है, वो ज़मीन तक या फिर अंदर तक नहीं जा पाता। आमतौर पर यहाँ पर कास्ट वृक्ष जैसे रोजवुड हो गया, ठीक है, रोजवुड हो गया, आवनूस हो गया, महोगनी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन जो तीन वृक्षों के नाम हैं, रोजवुड, आवनूस, महोगनी, इनके आप नाम अपनी जो है नोट्स में लिख लीजिए। अगर पूछा जाए कि रोजवुड, आवनूस, महोगनी किस प्रकार के पेड़ हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो हैं वृक्ष हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह काफ़ी घने होते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो किस तरह से होते हैं। अब देखिए एक फैक्ट यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए अगर जैसे सीटेट में क्या होता है, ये अगर सीटेट में आ जाए, ठीक है, तो कि एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, 4 तरह के वन दे देंगे आपको, तो वहाँ पे आपको पता करना होगा कौन सा है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। और ये मगर जैसे बड़े जानवर को मार कर खा सकता है, मगरमच्छ को भी मार कर खा सकता है एनाकोंडा, काफ़ी खतरनाक होता है। अब देखिए अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या बोलते हैं, मानसूनी वन। ये एक नाम याद लिख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, मानसूनी वन भी कहते हैं। जो भारत कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका में। ठीक है, इंडिया में पाया जाएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे ना, तो जैसे मानो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इधर उत्तर साइड में, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। और मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। मतलब कि इनमें यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा पानी की हल्की तो कमी होती है, मतलब इतनी पानी नहीं होती जितना इन वृक्षों को मिलता है। मतलब जितना सदाबहार वृक्षों को पानी मिलता है इतना इन वृक्षों को पानी नहीं मिलता। तो ये पानी को क्या करते हैं, संरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं कि अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं, पत्तियाँ गिरा देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे वृक्ष की पत्तियाँ गिर जाती हैं और ऐसा लगता है कि वृक्ष सूख गया है, पूरा पूरा पेड़ एकदम सूख गया है, ऐसा होता है। ठीक है, इधर फरवरी या मार्च के आसपास ऐसा देखा होगा कि आपने कुछ वृक्ष होते हैं जिनमें पूरी पत्तियाँ गिर जाती हैं और ऐसा लगता है, दूर से देखो तो लगता है कि सूखा वृक्ष है। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जल संरक्षित करना होता है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वाले वृक्षों में जो है साल हो गया, ठीक है, सागवन हो गया, और नीम हो गया, शीशम हो गया, ये सब पाए जाते हैं। ऊपर कौन कौन से वृक्ष थे, ऊपर देखो, ऊपर कौन कौन थे, रोजवुड, आवनूस, महोगनी, ठीक है, ये थे, ये सदाबहार हैं। और ये क्या है, मानसूनी या पर्णपाती हैं। कौन कौन से, साल, सागवन, नीम, शीशम, इनके नाम लिख लीजिए। साल, सागवन, नीम, शीशम कैसे हैं, पर्णपाती वन है। दृढ़ काष्ठ जो है वृक्ष, दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, मतलब कि जिस तरह के साल, सागवन, नीम, शीशम, इनके जैसे देखा होगा कि दरवाजे बनते हैं, चेयर, टेबल, ये सब बनती हैं। तो
तो ये फर्नीचर में काम आते हैं, यातायात में काम आते हैं, निर्माण सामग्रियों में, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं, मतलब कि रोज़वुड, आगनूस, महोगनी, इनका यूज़ क्यों नहीं करते क्योंकि बहुत भारी होते हैं, मतलब एक तरह से पारिस्थितिकी महत्व के होते हैं, मतलब कि पर्यावरण में तो इनका बहुत योगदान है, लेकिन आप इनको दरवाजे, कुर्सी, मेज, ये सब चीज़ें नहीं बना सकते क्योंकि इनकी लकड़ियाँ बहुत भारी होती हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? जानवर यहाँ पे दिए हुए बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर। अब देखिए यहाँ पर बाघ, शेर, हाथी, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। गोल्डन लंगूर के बारे में एक बार गूगल कर लीजिएगा। हाथी के बारे में भी यूपीएससी कह रहा हूँ, सीटेट में पूछा जा सकता है, ठीक है, जो है सीटेट में हाथी के बारे में आ सकता है। गोल्डन लंगूर के बारे में एक बार जो है गूगल करके, मतलब जैसे 2-4 लाइन लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और बाघ के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। शेर के बारे में पता होगा। तो हाथी और गोल्डन लंगूर, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए अगर गूगल कर सकते हैं तो, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ गोल्डन लंगूर, ये गोल्डन लंगूर है। अब देखिए अगला वन का टाइप है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होता है? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर किस प्रकार के वन होते हैं, तो शीतोष्ण सदाबहार वन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर, ठीक है। जैसे ये महाद्वीप है कोई, तो इसका पूर्वी किनारा ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे महाद्वीप है कोई, तो इसका पूर्वी किनारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ जो है कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, जैसे यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर बांज, चीड़, यूकेलिप्टस, जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? दृढ़ और मुलायम दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका नाम लिख लीजिए, बांज, चीड़, यूकेलिप्टस किस प्रकार के वन है? शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। बांज, चीड़, यूकेलिप्टस। ये देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन का एक चित्र दिखाया गया है। आगे देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन में क्या है? उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर, ठीक है, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। मतलब उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। देखिए अगर आपको अक्षांश और देशांतर में अंतर नहीं पता है, ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, अगर अक्षांश और देशांतर इनमें अंतर नहीं पता तो एक बार 7th क्लास के एनसीईआरटी में है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी 7th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आई थिंक 7th में दिया हुआ है, 7th नहीं 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है। तो अगर आपको अक्षांश देशांतर में अंतर नहीं पता तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी में, या फिर ऐसे गूगल कर लीजिए क्या होता है अक्षांश देशांतर। या फिर अगर आपको लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी आपको जो है अक्षांश और देशांतर क्या होता है, कैसे होता है, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए कि अक्षांश देशांतर, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश पर, ठीक है, अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी अपनी पत्तियाँ जो है शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच, ठीक है। इन पेड़ों के नाम लिख लीजिए, इन पेड़ों के नाम लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी सीटेट पूछ लेगा, सीटेट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया। और इस तरह के पेड़ जो है सीटेट में आते रहते हैं। कभी कभी देखा होगा कि बड़े अजीब से चीज़ें पूछ लेता है ना। यहाँ पर हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं, इनमें कोई खास विशेषता नहीं है। यहाँ पर दो
इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है फीजेंट और मोनाल, ठीक है, फीजेंट और मोनाल पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये फीजेंट का चित्र है, ये फीजेंट है, ठीक है, ये फीजेंट है, और ये क्या है, मोनाल। अब करना क्या है, इन दोनों के बारे में आपको गूगल करना है, ठीक है, और 2-4 लाइन इसके बारे में, 2-4 लाइन इसके बारे में लिख लेना है, ताकि जब अगर एग्ज़ाम में अगर इस तरह की चीज़ें आ जाएँ कि मोनाल क्या है, ठीक है, तो मोनाल कहाँ पाया जाता है, या फिर है ना, अगर आप खाली लिख के आ जाए मोनाल क्या है, ठीक है, सरीसृप है, ठीक है, पक्षी है, ठीक है, स्तनधारी है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या है। तो मोनाल क्या है कि पक्षी है, ठीक है। फीजेंट के बारे में गूगल कर लीजिएगा क्या है, मतलब क्या और कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये शीतोष्ण वनों में पाया जाता है, ये तो पता है, थोड़ा सा और गूगल कर लीजिएगा, 2-4 लाइन, है ना। अगला देखिए, ये देखिए दिखाया गया कि शीतोष्ण पर्णपाती वन कैसे होते हैं, ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन कैसे होते हैं, उनका चित्र दिखाया गया। आगे देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या है, आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन से ढके हुए हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो अगर पूछा है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे पर, ठीक है। अगर ये महाद्वीप है, ठीक है, तो इसके पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम इस तरफ पाए जाएंगे। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। यहाँ पर ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, मतलब कि एक उत्तरी अमेरिका है, एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है। तो ये वही कह रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आमतौर पर वृक्ष होते हैं संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के सिट्रस वाले फल पाए जाते हैं, ठीक है। जिसे मतलब जो खट्टे होंगे, ज़्यादातर खट्टे होते हैं, वो वाले वन पाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कहाँ पाए जाते हैं ये सब पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति में, ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति में पाए जाते हैं। और अगला इम्पोर्टेंट है शंकुधारी वन, ठीक है, शंकुधारी वन। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि भूमध्य सागरीय वृक्ष, कह रहे हैं कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, ठीक है। तो इनकी एक विशेषता है कि इसकी भूमध्य सागरीय वृक्ष की शुष्क ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी जो है मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। तो अगर पूछा जाए कि मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, ये किस वृक्ष की विशेषता है, तो भूमध्य सागरीय वृक्षों की ये विशेषता है, ठीक है, भूमध्य सागरीय वृक्षों की ये विशेषता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फल पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर संतरा हो गया, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के सिट्रस फल पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विश्व का फलोद्यान। अगला इंपॉर्टेंट है शंकुधारी वन। अब देखिए शंकुधारी वन में क्या है कि इनमें ये जो है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, ठीक है, 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। तो अगर पूछा है टैगा क्या होते हैं, तो शंकुधारी वन जो होते हैं उन्हें टैगा कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों को जो ऊपर कहानी थी ना, सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था, मतलब कि जो ऊपर कहानी दी हुई थी सलीमा की, उसमें कह रहे हैं ये लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, ठीक है, लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के कास्ट का उपयोग
लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिनका उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, तो शंकुधारी वन जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है लुगदी बनाने में, जो सामान तथा अखबारी कागज़ बनाने में काम आते हैं। मतलब जो अखबार वगैरह में जो कागज़ होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शंकुधारी वन का, मतलब शंकुधारी वृक्ष का। देखिए, नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने के लिए किया जाता है। जिससे देखा होगा माचिस की तीलियों में जो लकड़ी लगी होती है वो शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं उनसे बनाई जाती है। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं उनसे बनाई जाती है। और देखा होगा जैसे फलों के लिए बॉक्स होता है ना, जो फल मंडी में जिसमें सेब वगैरह रख के आते हैं, देखा होगा वो लकड़ी का बॉक्स होता है। ठीक है, तो वो जो बॉक्स बनाया जाता है उनकी भी पैकिंग, वो बॉक्स बनाने के लिए भी इन्हीं पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। जहाँ और ये दो पेड़ याद रखिएगा, चीड़ और देवदार। ठीक है, चीड़ और देवदार। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो हैं जानवरों के नाम जो है आप देखिएगा कि रजत लोमड़ी क्या होता है, मिंक क्या होता है, ध्रुवीय भालू क्या होता है। इन सबको एक बार देख लीजिएगा गूगल करके। ठीक है, ये आपका ये एक तरह से होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है कि रजत लोमड़ी, मिंक, ये सब जितने भी जानवर ऊपर बताए थे उनको एक बार गूगल करिएगा। अब देखिए रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध व अनछुआ, शुद्ध व अनछुआ। ये देखिए शंकुधारी वन इस तरह होते हैं। और ये हिमालय आच्छादित सॉरी, जैसे हिम मतलब बर्फ से घिरे हुए शंकुधारी वन है। ठीक है, अब आगे देखिए घास स्थल के बारे में। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा की किसी भी तरफ उगते हैं। मतलब कि क्या होता है, भूमध्य रेखा की किसी भी तरफ उगते हैं ये, मतलब ऊपर नीचे। मतलब अगर ये भूमध्य रेखा है तो ऊपर भी उगेंगे नीचे भी उगेंगे, मतलब दोनों तरफ भूमध्य रेखा के किसी भी ओर उगते हैं। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। तो यहाँ वनस्पति क्या होती है, निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। मतलब कि जो घास स्थल हैं ये 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। तो सवाना घास स्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे पूछा है कि सवाना घास स्थल कहाँ पर है तो अफ्रीका, ध्यान रखिएगा। समान रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ पाए जाते हैं। ये जानवर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक बार ऊपर भी बताया था कि हाथी को गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, जेब्रा, जिराफ, हिरन ये सामान्य से जानवर हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो एक बार जो है जेब्रा, जिराफ, ठीक है, और तेंदुआ, इनको गूगल कर लीजिएगा। हिरन तो बहुत तरीके होते हैं। अब देखिए अगला है शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, शीतोष्ण घास स्थल, इसमें क्या है, देखिए ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतर भागों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतर पाए जाते हैं शीतोष्ण घास स्थल, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक वाली होती है। ठीक है, छोटी होती है और पौष्टिक वाली। पौष्टिक किसके लिए? जानवरों के लिए, मतलब खाएंगे तो उनके हेल्थ अच्छी रहेगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये जानवरों के खाने की बात हो रही है। ठीक है, छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाया जाता है। तो जंगली भैंस, बाइसन, एक बार बाइसन के बारे में गूगल करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, एंटीलोप अगर आपका मन हो तो एंटीलोप को भी कर लीजिएगा। अगला देखिए कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ क्या होती है? शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान होते हैं ना, महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो जितने भी रेगिस्तान होंगे आपको महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर मिलेंगे। ये एक विशेषता होती है किसकी? रेगिस्तान की। ठीक है, आगे देखिए तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी होती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे पानी कम है और गर्मी ज़्यादा है तो वनस्पति कम होगी। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। मतलब कि अब एक वर्ल्ड मैप लीजिए और वहाँ पर कहाँ कहाँ पर रेगिस्तान है
उसको एक बार जो है वहाँ पर प्लॉट कीजिए उसको। आप कर सकते हैं ऐसे, मतलब कि एक मैप लेकर के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आप इस तरह कर लें तो याद रहेंगी। मतलब एक 2 रुपये का मैप खरीद लें इंडिया का और 2-3 मैप खरीद लें वर्ल्ड का, तो उसको आप भर लीजिए तो एक बार आपको ध्यान रहेगा कहाँ क्या चीज़ पाई जाती है। आगे देखिए, यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। कहाँ, कौन सा स्थान? ध्रुवीय प्रदेश। यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ध्रुवीय प्रदेशों में अगर जाएंगे तो वहाँ पर ठंडी एक तो बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे सीमित प्राकृतिक वनस्पति होगी, मतलब कि वहाँ पर जो वेजिटेशन होगा, मतलब कि पेड़ पौधे झाड़ियाँ होंगी बहुत कम होंगी, लिमिटेड होंगी, ठीक है। और पाए भी जाएंगे तो कैसे, जो है लाइकेन, ठीक है, लाइकेन मिलेंगी, काई मिलेगी और छोटी झाड़ियाँ पाई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, ये ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, ठीक है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, मतलब कि हल्की, और जब वहाँ पे गर्मी पड़ती है, थोड़ा सा बर्फ़ वर्फ पिघलती है, तब ये उगाती हैं। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, बर्फ़ गिर रही होती है, तो कोई वनस्पति उगती नहीं है। लेकिन थोड़ी सी अगर आइस मेल्ट होती है, ठीक है, बर्फ़ गलती है या थोड़ा सरफेस दिखना शुरू होता है, मतलब हल्की भी वहाँ गर्मी पड़ती है, तो इस तरह की वनस्पति वहाँ उगती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है, ठीक है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। देखिए, इनके शरीर जो होते हैं यहाँ के जानवर, मतलब जो ये ध्रुवीय प्रदेशों की बात हो रही, ठीक है। ये कंटीली झाड़ियों वाला तो, ठीक है, हो चुका था ये, मतलब ये रेगिस्तान था, ये गर्म रेगिस्तान था। एक तरह से ठंडे रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ठंडी जहाँ ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर किस तरह के जानवर होते हैं, शरीर इनका जो है इन पे फर होता है और मोटी चमड़ी होती है, ताकि जो है सर्दी जो है वो अंदर ना जा सके। जलवायु उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित करता है। क्या? मोटे फर और मोटी चमड़ी उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवरों के नाम दिए हुए यहाँ पर देखिए, सील है, वालरस है, एक सेकेंड, देखिए, सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है और बर्फीली लोमड़ी है। इन सब के नाम लिख लीजिएगा। ये कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा में, ठीक है, टुंड्रा में। टुंड्रा जैसी वनस्पति जहाँ पाई जाती है वहाँ पाए जाते हैं, मतलब एक तरह से ध्रुवीय प्रदेशों में, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। ये देखिए, ये है वालरस, ठीक है, ये ध्रुवीय भालू है, ये सील का चित्र है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा इन सबको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है, मतलब एक बार गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख लीजिएगा इनके बारे में। अब देखिए, यहाँ पर फिर वही स्टोरी आ गई। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काट कर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए वनों को साफ कर दिया। मतलब कि लोग रहने के लिए या कृषि के लिए ज़मीन चाहिए होती है, इसलिए वनों को काट रहे हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, है ना। ये एक सोचने वाला चीज़ है कि अगर वनों को साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव जो उनमें जानवर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। क्या वे वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। ये सब बच्चों के लिए चीज़ें, ठीक है, दी हुई हैं ताकि क्लास में डिस्कशन करें। अब देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है। अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसको मन करे तो आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और ये जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब काई लाइकेन पाए जाते हैं, ऊपर भी पढ़ा था काई लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में? नहीं, रेगिस्तान में नहीं पाए जाते। सदाबहार वन में? बिल्कुल नहीं। बस था ये 3 ऑप्शन, टुंड्रा वनस्पति, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सीटेट में, ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट में आ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं कि क्या सीटेट ये पूछेगा काई लाइकेन, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। दूसरा है गर्म एवं शुष्क
रेगिस्तान जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। ठीक है, तो अब देखिए कांटेदार झाड़ियाँ तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती हैं। ठीक है, कांटेदार झाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जानवर बताइए कौन सा है। अब यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, बंदर दिया हुआ है, जिराफ दिया हुआ है, ऊँट दिया हुआ है। ऊँट तो सदाबहार वन का नहीं है, तो रेगिस्तान में पाया जाता है। जिराफ भी नहीं है सदाबहार वन का, बचता है बंदर। ठीक है, देखिए शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। शंकुधारी वन की बात कर रहे हैं, क्या सागवन है? सागवन तो पर्णपाती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चीड़ है या रोजवुड है। ठीक है, अभी रोजवुड हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर कि रोजवुड है वो सदाबहार वन में, पहला ही जो वन पढ़ा था सदाबहार वन, तो उसमें तो ये भी नहीं होगा, बचता है चीड़, ये ऑप्शन हो जाएगा। स्टेपी घास से चल पाए जाते हैं। हाँ, एक चीज़ नहीं हम लोगों ने डिस्कस करी ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कुछ ये दिया हुआ है, इसको आप एज ए स्क्रीन शॉट ले लीजिए पूरा, है ना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, ये इसका जो दिया हुआ है इसका। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, जो पूर्वी अफ्रीका है वहाँ पर सवाना पाया जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में कंपोस्ट। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में सवाना होगा, ब्राज़ील में कंपोस्ट होगा, वेनेजुएला में लानोस होगा। इसको लिख लीजिए, ये क्या कहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा, मतलब कि पूछ सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना मतलब पैम्पासा जो है वो अर्जेंटीना में मिलेगा, प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में मिलेगा, वेल्ड जो है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और स्टेपी घास स्थल मध्य एशिया में, डॉन जो है ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए और इसको कई बार लिख के याद करिए, मतलब जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लिख के चिपका लीजिए वो सामने, तो ये याद हो जाएगा। ऐसे याद भी नहीं होगा, एक बार पढ़ेंगे दोबारा भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था लास्ट वाला। देखिए स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मध्य एशिया में। ठीक है, अब ऊपर देखिए कहाँ गया स्टेपी, कहाँ गया, ये देखिए स्टेपी दिया हुआ है, तो स्टेपी कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में। अब इसमें ढूंढिए मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया। ठीक, इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा मध्य एशिया। अब देखिए यहाँ पर मैचिंग दी हुई है, मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। ठीक है, अब देखिए वालरस क्या है, अभी वालरस दिखाया था ऊपर, ये है वालरस, ये है वालरस। ठीक है, और वालरस कहाँ पाया जाता है? ठंडी जगह पे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक ध्रुवीय जानवर हो जाएगा, मतलब कि ये क्या है? एक ध्रुवीय जानवर, ठंडी जगह पाया जाता है। देवदार वृक्ष जो होते हैं, देवदार के वृक्ष होते हैं नरम कास्ट वाले होते हैं। ठीक है, जैतून जो है, जैतून एक नींबू वंश का है। देखो ऊपर हम लोगों ने देखा था ना जो नींबू वंश वाले थे, उसको एक बार देख लीजिएगा। हाथी क्या है? हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का जानवर है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का जानवर है। और कंपोज जो है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, ब्राज़ील के, ये देखिए अभी ऊपर जो इंडेक्स दिखाया, ये कंपोज, ये ब्राज़ील कंपोज जो है ब्राज़ील में पाया जाता है। और फिर है डाउन, डाउन क्या है? डाउन अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल, तो ये अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, तो ये इसको मिलान कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये 4-5 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको कर लीजिएगा, और बाकी जो ये जो है इंडेक्स, इसको एज इट इज़ लिख लीजिएगा, और बाकी जो चीज़ें बताई, जैसे वालरस हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, इन सब के बारे में लिख लीजिएगा। जितने भी प्रकार के वन हैं, ठीक है, उनको लिख लीजिएगा। शीतोष्ण घास स्थल क्या होता है, कटीली झाड़ियाँ, इनके छोटे छोटे नोट्स, अभी बहुत दिन है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा अगर पढ़ भी लेंगे ना, या वीडियो दोबारा देख लेंगे, अगर नहीं नोट्स बनाने का मन है 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद फिर हम लोग जो कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं ढूंढूंगा जो मुझे दिखेंगे कि सीटेट के लिए जो है, ठीक है, सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अब देखिए, ये तो हो गया एनवायरनमेंट वाला सेक्शन। ठीक है, अगर सीडीपी की कोर्स आप कंप्लीट कर रहे हैं, सीडीपी आपका नहीं कंप्लीट हुआ, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सीडीपी का पूरा कोर्स जो है मिलेगा। ठीक है, अगर उतना आप कर लेंगे तो आपके 30 में से जो है 25 नंबर तो आ जाएंगे आराम से। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, एक एक टॉपिक एक एक चीज़ का दिया हुआ है, वहाँ पे करिए। मैथ
कराई गई है, इंग्लिश कराई गई है, एनवायरनमेंट कराया गया है, इंग्लिश कराया गया है। अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत वो भी कराया गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी चैनल पर, तो एक बार जाकर आप विजिट जरूर करिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था, 6 नंबर चैप्टर था एनसीईआरटी का। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से जो है कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर ढूंढूंगा मैं, जो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।